हाँ, हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष शर्मा है और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं आया हूँ, करंट अफेयर, जो कि आपके आने वाले जो एग्जाम है, क्लैट का या सीयूटी का या कोई भी एग्जाम हम इसको बोल सकते हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जैसा कि हमने देखा है कि करंट अफेयर के साथ क्या है कि आपके सिलेक्शन होने और ना होने में बहुत बड़ा रोल निभाता है, या अच्छे मार्क्स और मार्क्स में वेरिएशन करने का बहुत अच्छा रोल। करंट अफेयर में ये नहीं है कि आपको रटना है या क्या करना है। करंट अफेयर के साथ क्या दोस्तों, कि आपको बस डेली अगर आप 10 मिनट या 5 मिनट भी दे रहे हैं, आपने डेली मतलब पिछले 2-3 दिन में क्या हुआ उसके बारे में जाना है, तो आपका वो कवर हो जाता है आपके एग्जाम से पहले। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, एग्जाम से 3 महीने पहले आपने मैगजीन्स जो होती हैं उनको ले लिया, जिससे कि मैगजीन्स के थ्रू आपने एक एक घंटा दिया तो मैगजीन के थ्रू भी कवर हो जाएगा। तो एग्जाम के टाइम पे क्या चीजें आ जाती है कि यार हमें और भी सिलेबस का रिवीजन करना होता है, जिससे कि हमको कुछ समस्याएं, जैसे हमारा समय खराब ना हो या ना ये ना हो, एक साथ बर्डन आ जाता है करंट अफेयर्स का, तो आप धीरे धीरे करेंगे तो और अच्छा कर सकते हैं। एग्जाम के टाइम पे अगर आप कोई मैगजीन को उठाएंगे तो आप उसके उसमें जो आपका टॉपिक छूट गया है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। जो टॉपिक के बारे में और आपको जानना है और बड़ा मतलब उसके बारे में पढ़ना है, उसकी और डिटेलिंग करनी है, उसके और पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है, तो आप अच्छे से उसमें पढ़ सकते हैं। जो उस समय आपको समय थोड़ा कम देना होगा, क्योंकि जब आप पुराना पढ़ चुके होंगे तो आपको बस आप एक निगाह मारेंगे तो वो रिवीजन या रिकॉल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ जो बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहला टॉपिक जो इस समय बहुत हॉटलाइन बोल सकते हैं कि हॉटलाइन बना हुआ है हमारे देश के अंदर, कि उपराष्ट्रपति साहब ने अपना रेजिग्नेशन क्यों दिया। तो हम इनके बात करेंगे। कौन है? हमारे धनखड़ साहब है, जो एक काफी मतलब बहुत बड़े लीडर के तौर पे उभरे थे। इनकी जनता पार्टी के साथ इनका शुभारंभ हुआ था, मतलब इन्होंने साथ में पहली स्टेप इनकी जनता पार्टी के साथ रखी गई थी, जो बाद में नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो गई थी या उसका रिनेम कर देते, ऐसे आप समझ सकते हैं। अब हम धनखड़ साहब के बारे में एक चीज जानेंगे जो हम लोग के फ्रेम में आया था, जैसे हम कहें कि नए युवाओं के फ्रेम में कब आया, कि जब ये उस समय तत्कालीन गवर्नर साहब थे, राज्यपाल साहब थे, कहाँ के? वेस्ट बंगाल के। तो दोस्तों ये आपको जानना है कि गवर्नर किस समय तक रहे थे, ये कहाँ का? वेस्ट बंगाल के। इनके साथ एक इंसिडेंस हुआ था कि इनकी गाड़ी को कहीं बीच चौराहे पे या बीच मतलब इनके मतलब एक काफिला जा रहा था, वहां पे रोका गया इनको, और वहां पे इनकी गाड़ी को पुलिस वाले द्वारा चेकिंग या कुछ इस तरीके से रहा था, जिसमें उनकी सिक्योरिटी ब्रीच तक हुई थी। तो उन्होंने उसी समय तत्काल प्रभाव से वहां के डीजीपी साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को और चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भी उन्होंने इस बारे में बात करी थी, और ये थोड़ा काफी काफी मतलब इसके बारे में लोगों को पता चला कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, राज्यपाल की गाड़ी, क्योंकि राज्यपाल एक स्टेट का, एक राज्य का मुखिया होता है, मतलब एक हेड होता है। जैसे हमारे देश का हेड कौन है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राज्य का कौन होता है? गवर्नर या राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल साहब के बारे में, सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट साहब के बारे में पढ़ेंगे। वाइस प्रेसिडेंट साहब के बारे में क्या है कि इन्होंने रिजाइनेशन दिया था 21 जुलाई 2025 को। जब कोई भी कोई भी वाइस प्रेसिडेंट साहब अगर अपना, या वाइस प्रेसिडेंट मैम, जो भी उस समय होंगे, वो अगर रिजाइनेशन देंगे तो किन को देंगे? वो देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो अपना रिजाइनेशन लिखेंगे उनके वर्ड्स में, मतलब टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया XYZ, अपना पूरी डिटेल लिखेंगे, और उसमें ये भी उनको संक्षिप्त में लिखना होगा कि वो किस कारणवश दे रहे हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि वाइस प्रेसिडेंट साहब ने किन कारणोंवश उन्होंने अपना रिजाइनेशन दिया। उनका रिजाइनेशन किस कारण था? किस हेल्थ इशू से उनका, कि मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हेल्थ इशू के कारण। हमने उनको देखा भी है, कुछ वीडियो में भी देखा और न्यूज में भी सुना कि वो कहीं स्पीच देते हुए उनके पैर लड़खड़ा गए, या उनको वीकनेस हुई, उनको बैठाया गया, काफी रैलियों में उनके साथ दिक्कतें हुई, या काफी चीजों के साथ उनके स्वास्थ्य में पता चला कि एडमिट हो गए। एक समय आया था कि उनको एम्स दिल्ली में एडमिट भी कराना पड़ा था। तो उनकी स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने, वो अपना समय नहीं दे पा रहे थे प्रॉपर तरीके से। वाइस प्रेसिडेंट साहब का जो काम है उस तरीके से वो नहीं देख पाए। दोस्तों एक इसमें एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि राष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट साहब कैसे नियुक्त होते हैं या कैसे इनका इलेक्शन होता है, और क्या ये
राज्यसभा के मेंबर होते हैं या नहीं होते। तो आपको ये सोचना है कि क्या जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वो राज्यसभा के मेंबर हैं या नहीं। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब जो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, वो उसके चेयरपर्सन होते हैं। और इसमें एक सवाल और, जब वोटिंग चल रही होती है राज्यसभा में किसी भी बिल या किसी भी अमेंडमेंट को लेते हुए, तो क्या ये वोट करते हैं या नहीं। तो इनका आंसर आता है कि ये जब ड्रॉ के सिचुएशंस होती हैं, जब जब वोटिंग राइट्स जिन दोनों पार्टियों के राइट और लेफ्ट के इक्वल होते हैं, तब इनकी वोटिंग इनकी तब ये कर सकते हैं कि मुझे किस तरफ वोट करना है, पक्ष या विपक्ष। जो इनका खुद का अपना मत होगा, अपना खुद का अपने विकास का प्रयोग करेंगे कि मुझे क्या करना है। ठीक है दोस्तों, हम आगे की तरफ बैठते हैं। मैंने अभी आपको एक चीज समझाया कि क्या नाम है, ये किसको लिख सकते हैं, प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन है इस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा था, हेल्थ केयर एंड द मेडिकल एडवाइजरी की वजह से इन्होंने रिजाइन दिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद से, है ना। और ये ऐसे वाइस प्रेसिडेंट बने जो तीसरे वाइस प्रेसिडेंट बने जिन्होंने अपने कार्यकाल पूर्ण नहीं किया, मतलब कार्यकाल कंप्लीट नहीं किया, और इन्होंने अपना रिजाइनेशन दे दिया। तो ये तीसरे बने हैं वाइस प्रेसिडेंट जो कि इन्होंने अपना रिजाइनेशन दिया है, किस वजह से, हेल्थ की इश्यूज की वजह से। ठीक है दोस्त, अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इनसे पहले दो वाइस प्रेसिडेंट साहब कौन से थे जिन्होंने अपनी टेन्योर कंप्लीट नहीं किया और मिड टाइम पे ही उन्होंने अपना रिजाइनेशन दिया। तो इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कौन कौन से थे वाइस प्रेसिडेंट जिन्होंने रिजाइन किया था, दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पाएंगे, मैं इसको अलग पेन से यूज करता हूँ। पीवी गिरी साहब कब दिया था, 1969 में। किस चीज के लिए दिया था, इन्होंने दिया था, इन्होंने अपने आप को इन्होंने नॉमिनेट किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस के लिए। तो इनको जब हम किसी भी जैसे प्रेसिडेंट के लिए अगर हम इलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो पुराना पद होगा हमको उससे रिजाइन करना होगा। ठीक है, सेम सेम आपके रामास्वामी जी ने दिया था 1987 में, सेम इनका रिश्यू था, रनिंग थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के लिए। ठीक है, फिर आपके जो तीसरे बने हैं धनखड़ साहब, जो कि 2025 में दिया है। कब दिया है, जुलाई मंथ 2025 में। और ये एक और चीज है कि जस्ट आपका जो मानसून सीजन, हमारे यहाँ जो संसद चलती है वो 3 टाइम चलती है, आपको पता हो। तो उस समय मानसून सीजन स्टार्ट ही हुआ था, उसके नेक्स्ट डे इन्होंने अपना रिजाइन दे दिया था। तो दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल है कि मानसून जो सत्र है वो किस तारीख को स्टार्ट हुआ। इससे आपको एनालाइज हो जाएगा कि आपने कब इन्होंने रिजाइन किया। ठीक है, क्या कंडीशंस होती है रिजिग्नेशन देने की। ठीक है साथियों, इसका भी मैं एक सेकंड रुकिए जरा, मैं इसको साफ कर लूं। ठीक है, क्या कंडीशंस होती है एक रिजिग्नेशन देने का, या कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोविजंस है। ठीक है, प्रोविजंस क्या है वाइस प्रेसिडेंट का, कि आर्टिकल आपका आर्टिकल 67A के अंडर, ठीक है, ये अपना रिजाइनेशन देंगे किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इसके तहत ये इनकी अपने अपनी होती है, जिस दिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया, प्रेसिडेंट महोदया या प्रेसिडेंट सर के टेबल तक पहुंचा, उन्होंने उसको स्वीकृत किया, तो वो उस दिन से राज्यसभा के चेयर पे नहीं बैठ सकते या उनकी कार्यकाली में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, इसमें एक और चीज है मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या है, एक सेकंड रुकिए जरा। हाँ, मीनिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिजाइन at any time of submitted and resign letter of the president and the resignation take effect immediately upon delivery। मैंने अभी जो आपको समझाया वो अंग्रेजी में भी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ बच्चे विद्यार्थी हिंदी माध्यम के भी होते हैं और अंग्रेजी माध्यम के भी होते हैं, तो हम कोशिश करें कि दोनों के समझ में आए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या है, अब आपका ये हो गया, आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक और चीज है कि क्या, एक सवाल आपके लिए है कि क्या इनके रिजाइनेशन को सबमिट होने के बाद, या इनकी जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते, नई इनका उत्तराधिकारी नहीं रहा जाता, क्या उसके बाद इनको क्या क्या
चीजें सरकार की तरफ से मिलेंगी, भारत सरकार की तरफ से इनको मिलेगी। ये आपको एक बार जानना है, आपको खुद R&D करनी है इसके बारे में। जब तक आप खुद R&D नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि चीजें हो क्या रही है? क्योंकि जब हम किसी चीज के बारे में सर्च करते हैं तो हमको 4 चीज और नई जानने को मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक और चीज हमारे यहाँ इंसिडेंस हुआ, यूएसए ने अपना जो टैरिफ है वो इंक्रीज कर दिया 50%। टैरिफ क्या होता है? जो उनके राज्य में टैरिफ किसके अगेंस्ट किया था ना उन्होंने? इंडिया के अगेंस्ट। ठीक है, हमारे देश से जो भी उनके देश में एक्सपोर्ट होगा, मतलब हमारी तरफ से एक्सपोर्ट होगा, उनकी तरफ से इंपोर्ट होगा, तो उस पर उन्होंने 50% का टैरिफ लगा दिया। मतलब अगर कोई चीज 100 रुपए की जा रही है तो मतलब वो 150 रुपए की हो जाएगी और उस पे वो महंगी हो जाएगी, ऐसे और समझो। तो किस किस चीजों पे लगाया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उन्होंने सभी प्रोडक्ट पे लगा दिया है। तो इससे क्या नुकसान होगा हमारे लिए कि हमारे जो इंडियन ब्रांड की चीजें हैं वहां पे कम सेल होंगी, कम लोग खरीदेंगे जब महंगी हो जाएगी। और उससे क्या है कि हमारे करेंसी पे हमारे 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 मतलब इंटरनेशनल मार्केट में हमारी थोड़ी सी जो एक वैल्यू है थोड़ी सी कम हो जाएगी। और ये किस कारणवश लगाया? क्योंकि इंडिया ने अभी जो रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसके समक्ष में उन्होंने लगाया, क्योंकि इंडिया ने यूक्रेन को सपोर्ट किया है। सपोर्ट इन द सेंस वो न्यूट्रल है, इंडिया किसी की तरफ प्रॉपर नहीं है, वो न्यूट्रल है। एक न्यूट्रल पॉलिसी जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक समतल तराजू की तरफ है, वो दोनों के लिए इक्वल। जैसे आपने तराजू के ऊपर एक सुई देखी होगी, जब वेट इक्वल होता है तो सीधे होती है, मतलब वो दोनों की तरफ इक्वल है। उसी तरीके से इंडिया का जो नेचर था वो ये था कि हम दोनों की तरफ है। हम चाहते हैं कि शांति बनाए रखें सभी दोस्त, सभी कंट्री, क्योंकि हम मिलजुल के रहेंगे। क्योंकि एक अर्थ एक फैमिली एक नारा है जिसके तहत इंडिया अपने काम करती है। ठीक है, मैंने जो अभी आता है परचेज द ऑयल फॉर रशिया, इंडिया परचेज कर रहा था रशिया से। रशिया पे इन्होंने बैन, काफी इंटरनेशनल मार्केट में बैन लगा देता है, रशिया से कोई प्रोडक्ट नहीं करता है। इंडिया एक ऐसी थी, इंडिया एक कंट्री थी जिसने यूएस के साथ अभी भी कोई समझौता नहीं तोड़ा है और वो आगे भी नहीं तोड़ेगी, क्योंकि इंडिया और रशिया बहुत अच्छी फ्रेंड है। अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो रशिया ने बहुत सपोर्ट किया है हमारे जितने वॉर्स हुए, चाइना वॉर, यूएस आपका पाकिस्तान वॉर्स, उनमें साथ दिया है। ये दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक है जस्टिस वर्मा की, आपने कहानी सुनी होगी, जिसपे देश लास्ट होप जुडिशरी पे होता है। और जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो जुडिशरी के लिए ही है। और मतलब आप सोचिए कि कितनी दुखद की बात है कि अगर हमारे देश में जो जज साहब है जिनको हम न्यायमूर्ति बोलते हैं, एक ऐसे भगवान के तौर पे मानते हैं कि यहाँ के बाद जो फैसला होगा वो बिल्कुल सही होगा और कानून के हिसाब से होगा। एक्चुअली बात वर्मा साहब की यहाँ की ये थी कि इनके यहाँ 14 मार्च 2025 में इनके घर में आग लगती है और वहां पे 500 के नोट इनके यहाँ पर बर्न मिलते हैं, मतलब जले हुए मिलते हैं 500 के नोट। और इस पे ये मीडिया में आ जाती है और इनके ऊपर इंक्वायरी बैठती है, क्योंकि ये यूपी के, मतलब यूपी से इनका ट्रांसफर होके दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचे थे। आगे हम आते हैं इसमें। ऑन 22 मार्च सीजीआई संजीव खन्ना साहब ने फॉर्म्ड एट 3 मेंबर इन हाउस इज इंक्वायरी पैनल, एक इंक्वायरी पैनल बनाया खन्ना साहब ने। खन्ना साहब कौन है? इस समय हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने एक 3 मेंबर की आपकी कमेटी गठित करी है, जिसमें 3 मेंबर की इंक्वायरी पैनल कि ये क्या घटना सही है, गलत है, क्या है, इसके साक्ष्य क्या है। साक्ष्य तो सब नहीं देखे थे, वीडियो जो हमको वायरल हुई थी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के माध्यम से हमने जो देखी थी वो थी। ठीक है दोस्तों, अंडर द जस्टिस वर्मा कंट्रोल एंड द प्रेजेंस द केस, ठीक है, सीरियसली मिसकंडक्टेड। भाई देखिए, ये तो करप्शन के चार्ज हो गए, सीधे की सीधी बात है। आगे इसमें आते हैं। हाँ, पार्लियामेंट्री इम्पीचमेंट प्रोसेसिंग, एक किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वकील को, सॉरी वकील कह रहा हूँ, जज साहब को अगर हटाना है तो पार्लियामेंट के थ्रू हटते हैं, क्योंकि एक इम्पीचमेंट होती है। अब साथियों, इम्पीचमेंट होती है तो इम्पीचमेंट के लिए दोनों ही राज्यों, दोनों ही भवनों में या दोनों ही आपकी बेंचेस में काम होना चाहिए। बेंचेस में जुलाई 2025 145 लोकसभा MPs and 63 is Rajya Sabha MPs submitted the notice to the
impeachment process to constitution first for the high court judge in India। ठीक है, हाई कोर्ट के जज के लिए पहली बार कितने लोगों ने, राज्यसभा के और आपके लोकसभा के मेंबरों ने किया। तो दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि जब वर्मा साहब का इम्पीचमेंट हुआ था तो मेंबर कितने थे, लोकसभा से और राज्यसभा से। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने थे, नंबर पूछ सकता है। देखिए एक नंबर में कुछ भी कहीं से भी आ सकता है, और तारीख ये भी पूछ सकता है कि कौन सा मंथ था, है ना। तो अब क्या है, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी, जो कि मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पार्लियामेंट्री, अब इनके द्वारा एक मतलब जो चेयरपर्सन राज्यसभा और आपकी क्या नाम है, आपके जो चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, ठीक है, उनको ये सबमिट किया गया है। और द मोस्ट मीटिंग रिक्वायरमेंट अंडर द आर्टिकल, किस आर्टिकल के थ्रू हो रहा है, आर्टिकल आपका आता है दो, आर्टिकल 124, 217 एंड 218 के तहत ये सारे इम्पीचमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशनली। और 3 मेंबर की पार्लियामेंट कमेटी विल बी नाउ इनफॉर्म्ड, हो चुकी है, 3 मेंबर की कमेटी इसमें फॉर्म्ड हो चुकी है। ये दोस्तों अब इसका जो डिसीजन होगा उसी के हिसाब से वो हटेंगे। अब दोनों ही पार्टियां इसमें प्रोसेस करेंगे। ठीक है, डेवलपिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस वर्मा चैलेंज टू द, अभी रिसेंटली दोस्तों कल परसों की बात है, आपकी 7 तारीख की, ठीक है, द जस्टिस वर्मा चैलेंज इन द हाउस इंक्वायरी फाइंडिंग मूविंग टू द सुप्रीम कोर्ट टू द क्विड देन द सिट इन। अब उन्होंने क्या चैलेंज किया, चीफ जस्टिस बी आर गवई साहब के रिसीव्ड हिमसेल्फ एंड द स्पेशली बेंच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द हेयर ऑन 7 अगस्त 2025 द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट। उन्होंने ये किया कि इंक्वायरी को रोका जाए या उनके खिलाफ जो कार्रवाई चली उसके लिए, तो लेकिन कोर्ट ने बहुत अच्छा कदम ने उठाया है कि पूरे देश समाज को देखना चाहिए कि कोर्ट न्याय के लिए कितना, अपने न्याय के लिए कितनी जानी जाती। तो उन्होंने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने कहा कि नहीं, ये इम्पीचमेंट गलत है और ये मतलब जो कार्रवाई वो पूरी होगी, और जितनी भी इंक्वायरी आपको उसमें भागीदारी होना पड़ेगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। इसी के लिए अभी रिसेंटली आपका इन्होंने रिजेक्ट करिए, किसने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ आरबी गवई के हिमसेल्फ, स्पेशली बेंच। ठीक है, स्पेशली बेंच। ये दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट था जो कि अभी समाप्त हुआ है। और जो इसमें आपको महत्वपूर्ण लगता हो या आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें डेट है आपकी एक यूएस क्या नाम है ट्रैफिक के रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, धनखड़ साहब से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा जो भी पेपर आए, चाहे वो किस आर्टिकल के तहत वो रिजाइनेशन दे सकते हैं और किसके नाम पे दे सकते हैं, और वो कितने कौन से नंबर के थे। ये भी आ सकता है कि पहले कौन से ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे जो मिड टर्म में अपना रिजिग्नेशन दिया। ठीक है साथियों, इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा आपके साथ, और कहीं भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, आप लोग जैसे मेहनत करते रहें वैसे करें, अपने स्वास्थ्य का और अपना खुद का अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, सरस्वती माता की जय।